प्रीवियस लेक्चर में हमने अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम के दो कॉन्सेप्ट पढ़े। पहला कॉन्सेप्ट था BFS जो हॉरिजॉन्टल चेकिंग करता था, दूसरा कॉन्सेप्ट था DFS जो एक ब्रांच को पकड़ करके उसके डेप्थ तक जाता था। अगर गोल स्टेट मिला तो रुक जाएगा, नहीं मिला तो मैक्सिमम डेप्थ M तक जाएगा, और वहाँ पर भी नहीं मिल रहा है तो बैक ट्रैक करके दूसरा नोड को एक्सप्लोर करेगा। ठीक, अब ये DFS में है ना एक दिक्कत है। सर क्या है दिक्कत? मान लो ये एग्जाम्पल है। सर ये एग्जाम्पल कहीं देखा देखा लग रहा है। हाँ, प्रीवियस लेक्चर में समझाया था ये एग्जाम्पल, जहाँ पर इनिशियल स्टेट ये है, गोल स्टेट ये है, आपको यूज़ करना है DFS जहाँ पर चेकिंग कीजिएगा लेफ़्ट टू राइट। अब बताओ सल्यूशन आएगा या नहीं आएगा? सर ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम है DFS यूज़ करना है लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट ब्रांच में नीचे गए, चेक किया गोल स्टेट नहीं, नीचे जाओ चेक करो गोल स्टेट नहीं। ऐसे नीचे जाते रहेंगे सर जी, रुक ही नहीं पाएंगे, अटक जाएंगे। तो इनफाइनाइट स्टेट है, तो नीचे 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 ऐसे इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा, और गोल स्टेट यहाँ पर है, यहाँ पर तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। यानी नो सोल्यूशन यूजिंग DFS चेकिंग लेफ़्ट टू राइट। अब अगर मेरे को सोल्यूशन निकालना है तो क्या करूँ? सर एक काम करो ना, आप DFS यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, बस राइट टू लेफ़्ट चेकिंग कर लो। अच्छा, तो राइट में नीचे गया, गोल स्टेट है क्या? नहीं। राइट में नीचे गया, गोल स्टेट है क्या? हाँ, मिल गया सोल्यूशन। बढ़िया। तो अगर इस तरीके से चेकिंग करूँ तो सोल्यूशन मिल जाता है, बट मेरे को तो लेफ़्ट टू राइट ही चेकिंग करनी है और सोल्यूशन चाहिए। अब मेरे को कोई रास्ता बताओ। सर ये क्या बात है? यही है मेरा रिक्वायरमेंट कि DFS वाला स्टाइल यूज़ करो, लेफ़्ट टू राइट चेकिंग करो, और सोल्यूशन आना चाहिए, गोल स्टेट मिलना चाहिए। सर अगर हम सीधा DFS अभी जो रॉ वाला यूज़ किए उससे तो हुआ नहीं, अगर इसको मॉडिफाई कर दे तो एक चांस बनता है। करो मॉडिफाई। सर क्या हो अगर हम यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दें? इसका मतलब ये कि अब चेकिंग इसके नीचे हो नहीं सकती, हमने यहाँ पर ब्लॉकर लगा दिया है, रोड को ब्लॉक किया है। अब लगाओ DFS लॉजिक, तो यहाँ पर हमारा रूट नोड है, वो जाएगा लेफ्ट में चेकिंग करेगा, कुछ नहीं मिला, नीचे जाएगा, कुछ नहीं मिला। अब नीचे जा नहीं सकता क्योंकि रोड ब्लॉक है, तो बकायदा उसको पीछे जाना पड़ेगा और दूसरा ब्रांच एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर करेगा, नहीं मिला, यहाँ पर किया, मिल गया तो गोल स्टेट आ गया। ये जो आपने रोड ब्लॉकर लगाया है अपने सर्च के लॉजिक में, एक डेप्थ पर आ करके लिमिट लगाया आपने कि बस ये लिमिट है, इसके नीचे मत जाना। इसी को कहते हैं DLS, डेप्थ लिमिटेड सर्च। डेप्थ में लिमिट लगाया है आपने, इसलिए डेप्थ लिमिटेड सर्च DLS। ये नया एल्गोरिदम है, तीसरा आपके लिस्ट में। ठीक है, इसका काम क्या है? ये DFS जैसा ही है, सो मॉडिफाइड DFS। बस यहाँ पर क्या किया है, सर्च डेप्थ इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्री डिफाइंड डेप्थ लेवल L। अब जब मैं कह रहा हूँ प्री डिफाइंड डेप्थ लिमिट L, इसका मतलब ये है कि ये L सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई कहेगा सर मैं यहाँ पर ब्लॉकर लगा रहा हूँ, कोई कहेगा यहाँ पर लगा रहा हूँ, कोई कहेगा यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। अब एक एग्जांपल है, मान लो कि मैंने यहाँ पर ब्लॉकर लगाया। वैसे आप इसको डेप्थ लिमिट कहते हो, मुझे मज़ा आता है ब्लॉकर बोलने में, तो ओरिजिनल वर्ड है डेप्थ लिमिट, और यहाँ पर डेप्थ लिमिट L is 3। सर L 3 क्यों है? क्योंकि ये लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है और ये लेवल 3 है, इसलिए। चलिए अब मेरे को बताइए कि इसका सर्च ऑर्डर यानी चेकिंग ऑर्डर क्या है और सोल्यूशन पाथ क्या होगा। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। कर लिया ट्राई, चलो मेरी बारी। सबसे पहले तो हम रूट नोड को पकड़ेंगे। ये गोल स्टेट है, नहीं तो लेफ़्ट टू राइट सर्चिंग ही करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर एग्जामिनर कह दे कि राइट टू लेफ़्ट सर्चिंग करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए लेफ़्ट टू राइट कर रहे हैं। नीचे गए गोल स्टेट नहीं, नीचे गए गोल स्टेट नहीं, नीचे गए गोल स्टेट नहीं। अब इसके नीचे जा नहीं सकते, माना कि नोड वहाँ पर है, रास्ता वहाँ पर है, बट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ब्लॉकर लगाया हमने, इसलिए अब पीछे जाना है और ये इसको एक्सप्लोर करो। ये गोल स्टेट है क्या? डेफिनेटली, और हमको गोल स्टेट मिल चुका है।
ये आपने जो यहाँ पर परफॉर्म किया है ऑपरेशन, इसको हम DLS कहते हैं, डेप्थ लिमिटेड सर्च, क्योंकि हमने यहाँ पर लिमिट लगा करके फिर DFS यूज़ किया। तो ये ओरिजिनली DFS नहीं है, ये मॉडिफाइड DFS है, कह लो कि DFS का बच्चा है। ओके, चलिए बच्चा है तो मेरा, चलो इसको फैंटा पिलाते हैं। नेवरदिलेस यहाँ पर सर्चिंग ऑर्डर देखे तो 1 के बाद हमने 2 सर्च किया, 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 6। क्या ये सोल्यूशन पाथ है क्या? नहीं। सोल्यूशन पाथ के लिए क्या होता है, जो गोल स्टेट है उसका पेरेंट कौन 2, उसका पेरेंट कौन 1, बस इसका अब रिवर्स ऑर्डर अगर आप लिखोगे तो ये आपका सोल्यूशन पाथ बन जाएगा। मज़ा आया, समझ में आया? अगर मज़ा आया, समझ में आया, तो एक डाउट भी आना चाहिए। डाउट क्या आना चाहिए? सर आपने कहा कि ये जो प्री डिफाइंड डेप्थ लिमिट है ये कोई भी लेवल हो सकता है, ये लेवल हो सकता है, या ये लेवल हो सकता है, या ये लेवल हो सकता है, क्या ये भी लेवल हो सकता है? हाँ, पर अगर सर जी ये लेवल हो गया तो चेकिंग देखो, यहाँ से नीचे जाएगा और नीचे जा नहीं सकता क्योंकि ब्लॉक है, तो वो उल्टा जा करके इसको एक्सप्लोर करेगा, उल्टा जा करके इसको एक्सप्लोर करेगा और गोल स्टेट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। हाँ, यही तो दिक्कत है DLS में। DLS में एक दिक्कत आपने खोज लिया कि जब हमारा लिमिट लेस देन गोल डेप्थ यानी शैलोएस्ट गोल डेप्थ D अगर ये हो जाए तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे आपने अभी अभी देखा था कि अगर मैं ले लूँ L = 1, आप देख सकते हो शैलोएस्ट गोल डेप्थ हमारा 2 है, तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि हमारा डेप्थ लिमिट लेस हो गया गोल डेप्थ से, और जब भी डेप्थ लिमिट लेस हो जाता है गोल डेप्थ से तो सोल्यूशन नहीं आता है। और अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो फिर डेप्थ लिमिट शुड बी इक्वल टू गोल डेप्थ या फिर ग्रेटर देन गोल डेप्थ कर लो, तब पक्का सोल्यूशन मिलेगा। यानी अगर मेरी लाइन यहाँ पर होती तो L = D, यहाँ पर अगर होता तो L इज़ ग्रेटर देन D, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी होता L इज़ ग्रेटर देन D, तो इन सभी में मेरे को सोल्यूशन मिलता। इसमें नहीं मिला क्योंकि L वॉज लेस देन D। समझ में आया? इंपॉर्टेंट नोट है, यही इसका ड्रॉबैक है। और ड्रॉबैक है तो याद कर लेते हैं एफिशिएंसीज। 4 हमारे पैरामीटर क्या क्या थे? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्लीटनेस, ऑप्टिमैलिटी। थोड़ा इजी वाला पहले देख लेते हैं, कंप्लीटनेस और ऑप्टिमैलिटी के बारे में। क्या मैं इसको कंप्लीट कह सकता हूँ एल्गोरिदम को? नहीं। क्या मैं इसको ऑप्टिमल कह सकता हूँ? नहीं। सर क्यों? DFS में भी दिक्कत था, DFS को भी हमने ना ही ऑप्टिमल सोल्यूशन का ना ही कंप्लीट सोल्यूशन का। हालांकि BFS में हमको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता था और कंप्लीट सोल्यूशन भी मिलता था। ठीक है, तो BFS को तो हमने दोनों में टिक किया था, DFS में नहीं कर पाए और DLS में भी नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न ये है ऑप्टिमल सोल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप L > D ले लेते हो तो आपने ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर ली ना। जैसे यही वाला एग्जांपल L = 3, आप यहाँ पर नीचे नीचे गए और फिर उल्टा करके आप यहाँ पर फाइनल स्टेट पर आए, इसलिए हम कह रहे हैं तुमसे ना हो पाए। तुम ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं दे सकते, तुम मन मर्जी आदमी हो, तुम कहीं अगर लेवल यहाँ पर ले लिए तो और ज़्यादा मेमोरी खाओगे। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन तो पाथ एफिशिएंट, लोएस्ट कॉस्ट पाथ वाला हमको सोल्यूशन चाहिए था। तुम इस वाले कंडीशन पे नहीं दे पाओगे तो इन जनरल तुम ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं दे सकते। पर सर जी अगर हम L = D ले ले तो हाँ, तब तुम दे सकते हो ना। L = D अगर तुम कह दे तो फिर ऐसे हो जाएगा, हाँ तो तुम ऑप्टिमल सोल्यूशन दे सकते हो। ठीक, बट हम जनरल बात कर रहे हैं तो जनरली ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, ऑप्टिमैलिटी तो क्लियर हो गई। कंप्लीटनेस भी ये नहीं देता है। रीज़न, अगर L छोटा हो जाए D से, जैसे अगर L यहाँ पर आ जाए तो सोल्यूशन तक पहुँच ही नहीं सकते, राइट? तो कंप्लीटनेस कैसे हुआ? सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था बट उसने नहीं दिया, इसलिए इस वाले कंडीशन के वजह से ये कंप्लीटनेस इन जनरल नहीं दे रहा है। अब बच्चे कहेंगे पर सर जी L = D हो, L > D हो, तब तो सोल्यूशन दे रहा है ना। हाँ दे रहा है, बट हम हमेशा जनरल बात करते हैं। अगर फेलियर का केस आ रहा है तो फिर बाद में जनरली हम कहेंगे कि इससे ना हो पाए, तुमसे ना हो पाए, कंप्लीटनेस नो। चलिए, तो ये इजी था, मुझे लगता है ये बातें क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो,
DFS का बच्चा कौन है? DLS है। तो DFS में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी थी? बिग O ऑफ B का पावर M। वही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी? बिग O ऑफ B इंटू M। अब यहाँ पर DFS की जगह DLS है, हमने लिमिट लगाया है कहाँ पर? डेप्थ लिमिट L, इसलिए वो M तक नहीं जाएगा, वो L तक जाएगा। तो मॉडिफिकेशन में M की जगह बस L कहना है, बात ख़त्म। ईजी है याद करना, बाय हार्ट और रट्टा मत मारो, बस लॉजिक को समझो, अपने आप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब इसी के साथ DLS की आपने पूरी कहानी देख ली। वैसे आप मनी मन सोच रहे हो सर डेटा स्ट्रक्चर लॉजिक से देखे तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा? क्यू यूज़ करेगा, स्टैक यूज़ करेगा, क्या यूज़ करेगा? अरे DFS का बच्चा है, तो अगर DFS यूज़ कर रहा था स्टैक, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी वही यूज़ करता है, स्टैक। ठीक है। अब है ना DLS में भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? एफिशिएंसी के मामले में पुअर हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन भी नहीं दे रहा है, ऑप्टिमल सोल्यूशन भी नहीं दे रहा है ना? कुछ तो करना पड़ेगा सर जी कि हमको कंप्लीट सोल्यूशन भी आ जाए, ऑप्टिमल सोल्यूशन भी आ जाए। क्या करें बताइए, क्या करें? सोचिए, सीधा कॉन्सेप्ट मत पढ़िए, खुद से दिमाग लगाइए, कॉन्सेप्ट अपने आप बन जाता है, टॉपिक अपने आप क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर दिक्कत क्या था? डेप्थ लिमिट में मन मर्जी चल रही थी, कोई D के ऊपर चला जाता है, कोई D के नीचे चला जाता है, कोई D पर रह जाता है, मन मर्जी चल रही थी। क्या हो ये मन मर्जी को रोक दे? क्या हो सभी को कहे एक ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करो? इंस्ट्रक्शन ये है, स्टेप बाय स्टेप ब्लॉकर लगाओ, यानी इटरेशन में लगाओ। पहले आप इस लेवल पर ब्लॉकर लगाओ और चेक करो गोल स्टेट आया क्या, घूम करके देखो नहीं आया, ओके, अब नेक्स्ट लेवल पर ब्लॉकर लगाओ, अब चेक करो गोल स्टेट आया क्या, आ गया। अगर ऐसे इटरेशंस में ब्लॉकर लगाएंगे तो ऑप्टिमलिटी मेंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि देखो अब अननेसेसरी मेमोरी सेव नहीं करेगा, सो ऑप्टिमल है। और ये कंप्लीट भी रहेगा। फिर क्यों कंप्लीट रहेगा? क्योंकि अगर सोल्यूशन मौजूद है तो वो निकाल करके देगा। इटरेशन में चेक कर रहा है ना, मन मर्जी उसकी हटा दी। यही कॉन्सेप्ट है IDS, इटरेटिव डेप्थ सर्च, या फिर आप इसको ऐसे कह लो, इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। थोड़ा लंबा है, इसको IDDFS कहते हैं या फिर IDS भी कहते हैं। मेरे को इजी वाला पसंद आता है तो मैं IDS कहता हूँ, इटरेटिव डेप्थ सर्च। इससे समझ में आ जाता है मन मर्जी रोक दी है, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन लेवल बाय लेवल चेकिंग करनी है। ठीक है। सो मॉडिफाइड DLS है ये, क्योंकि DLS में हमने लिमिट लगा करके सर्च करना सीखा है। अब यहाँ पर मॉडिफाइड DLS है विद इंक्रीजिंग डेप्थ लिमिट L। क्लियर? तो यही एग्जाम्पल लीजिए और मेरे को बताइए कि अब यहाँ पर चेकिंग किस प्रकार से होगी, और उसका पूरा मुझे सर्च ऑर्डर दीजिए और फिर सोल्यूशन पाथ दीजिए। कर लिया ट्राई, चलो मेरी बारी। सबसे पहले तो जब हम लेवल 0 को देख रहे हैं, है ना, लेवल बाय लेवल जाना है, तो शुरुआती लेवल को कभी भूलना नहीं है। ये लेवल 0 है, पहले इसको हम चेक करेंगे, क्या लेवल 0 पर हमें गोल स्टेट मिला क्या? नहीं, लेवल 0 पर 1 था और वो गोल स्टेट नहीं है। फिर हम नीचे जाएंगे लेवल 1 पर। लेवल 1 पर जाओ और मेरे को बताओ क्या गोल स्टेट मिला क्या? यहाँ पर सर्चिंग कर रहे हैं सर जी, नहीं मिला। तो यहाँ पर जो चेकिंग ऑर्डर आया वो आया 1 2 3 4, और यहाँ पर भी गोल स्टेट नहीं मिला। लेवल 2 ये रहा। अब लगाओ आपका DLS का लॉजिक, क्योंकि आपने इटरेशन में कर रहे हो तो ये IDS ही है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इटरेशंस कर रहे हो ना, तो ये IDS है, बट जो लॉजिक है वो DLS वाला है ना। पहले एक लिमिट लगाओगे और फिर डेप्थ सर्च करोगे। सो 1 2 5 और 6 ये है पाथ, 1 2 5 6 और आ गया गोल स्टेट। तो ऐसे आपने इटरेशंस करे, फिर आपको मिला गोल स्टेट, और फाइनली सोल्यूशन पाथ वही है कि पेरेंट खोजते जाओ। 6 का पेरेंट 2 है, 2 का पेरेंट 1 है। अब इसका रिवर्स ऑर्डर आपका सोल्यूशन पाथ होगा। मज़ा आया, समझ में आया? तो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? क्या वो पूछ रहा है सर्च ऑर्डर?
तो फिर लेवल 2 पर ये है, लेवल 1 का सर्च ऑर्डर पूछा तो ये है, लेवल 0 का पूछा तो ये है, सोल्यूशन पाथ पूछ ले तो ये वाला सोल्यूशन पाथ है, ये नहीं, ये तो ऐसे स्टोर करके फिर सोल्यूशन पाथ के लिए वो रिवर्स ऑर्डर में फेंकेगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलो अगर समझ में आ गया तो इसकी भी बातें कर ले अब। सर कौन सी बातें? अरे वही एफिशिएंसीज की बातें, 4 पॉइंटर्स, कंप्लीटनेस, ऑप्टिमैलिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इजी बातें पहले। क्या इसको मैं कंप्लीट कहूँगा? यस, क्योंकि अगर सोल्यूशन है तो वो आपको निकाल करके देगा। क्यों? क्योंकि इटरेशन बाय इटरेशन चेक कर रहा है। तो जब आपका वो जो डेप्थ लिमिट है वो गोल डेप्थ के बराबर आ जाएगा तो उस समय आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, क्या मैं इसको ऑप्टिमल कह सकता हूँ? डेफिनेटली ऑप्टिमल है। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि वो L जो है वो ग्रेटर है D से, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि L बराबर D पर मामला ख़त्म हो जाता है। L ग्रेटर देन D ये केस आएगा ही नहीं। मज़ेदार। चलो तो ये सारे नो थे DLS में, बट ये IDS में यस हो गए। मज़ेदार है ना? वही अगर आप ध्यान से देखो तो ये DFS का जो बच्चा है उसका बच्चा था DLS, और कहीं ना कहीं DLS का जो बच्चा है वो है IDS। और सभी में जब हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे तो पैटर्न कैसा था? यहाँ पर b का पावर m था, यहाँ पर b इंटू एम था। इधर क्या हो गया? b इंटू नहीं l, क्योंकि आपका l वॉज दी प्री डिफाइंड डेप्थ लिमिट, और यहाँ पर b इंटू एल, बस m की जगह आपने यहाँ पर l रिप्लेस किया है। इसमें क्या होगा सर? इसमें है ना हमारा आंसर कब आता है? आंसर तब आता है जब लिमिट बराबर हो जाती है शैलोएस्ट गोल डेप्थ D के। इसलिए अब यहाँ पर L की जगह बस आपको रखना है D। बात ख़त्म, आ गया, मज़ा आ गया। चलिए, तो इसके एडवांटेज क्या है? ये कंप्लीट है, ये ऑप्टिमल है, इसको कम मेमोरी चाहिए, अवॉइड्स इनफाइनाइट डेप्थ प्रॉब्लम, अटकेगा नहीं, सूटेबल फॉर लार्ज सर्च स्पेसेस। बट इसमें भी डिसएडवांटेज है। आपने देखा हम बार बार ऐसे चेकिंग कर रहे हैं, जब तक आंसर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है। सो री एक्सपांड अपर लेवल नोड रिपीटेडली, मोर कंप्यूटेशन दैन DFS, क्योंकि इटरेशंस है तो ज़्यादा कंप्यूटेशन है। स्लाइटली ओवरहेड ड्यू टू रिपीटेड सर्चेस, तो इसके भी डिसएडवांटेज है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये टेबल आपके सामने आ रहा है। अब तक हमने कितने सर्च अल्गो पढ़े हैं? BFS, DFS, DLS, IDS कह लो या IDDFS कह लो, तो 4 हमने पढ़े हैं। एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन देख ले फिर आगे बढ़ेंगे। तो फुल फॉर्म क्या है BFS का? ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इसमें लेवल बाय लेवल चेकिंग होती है। DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसमें गो डीप फर्स्ट। DLS में डेप्थ लिमिटेड सर्च, सो ये DFS ही है बट इसमें डेप्थ में लिमिट लगा देते हैं। ये है इटरेटिव डीपनिंग DFS, सो रिपीटेड DLS चलता है, DLS का बच्चा है बट इटरेशन में चलता है तो धीरे धीरे लिमिट बढ़ाता है। यहाँ पर डेप्थ लिमिट कौन कौन यूज़ करता है? BFS नहीं करता, DFS नहीं करता, ये एक बार यूज़ करता है, ये इटरेशन में यूज़ करता है। कंप्लीटनेस के मामले में BFS तो कंप्लीट था, कंप्लीटनेस और ऑप्टिमैलिटी दोनों साथ में देखते हैं। तो BFS यस ये कंप्लीट है, ये ऑप्टिमल है अगर यूनिट कॉस्ट में है। जैसे ही ग्राफ में वेट्स लगा दे तो ये घबरा जाता है। सो जब सेम वेट्स हो, यूनिट कॉस्ट हो, तब ये बढ़िया है। और DFS तो दोनों ही नहीं दे पा रहा था। DLS जो है, DLS भी इन जनरल दोनों नहीं देता है ना। आप ऐसे कह सकते हो कहने के लिए कि कंप्लीट है यानी सोल्यूशन निकाल करके दे देगा जब L इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू D, बट इन जनरली फेलियर का केस है तो इसको नो कहा जाता है। हालांकि वही अगर IDS को देखें तो दोनों यस हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मैंने आपको बता दिया था कि इनका खेला कैसे चलता है। हालांकि जो BFS है उनमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, बिग O ऑफ B का पावर T। यूज़ केस अगर देखें तो ये शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में BFS यूज़ होता है, डीप सोल्यूशंस में DFS होता है। अगर डेप्थ बाउंड नोन हो तो DLS कर लो। अननोन गोल डेप्थ हो, मालूम नहीं कि खजाना कहाँ पर है, कौन से लेवल पर, तो करते रहो इटरेशंस में। ओके, तो ये चीज़ है। रिवीजन हो गया, मज़ा आ गया। चलिए, तो एक प्रॉब्लम है आपके सामने, ज़रा मेरे को बताना। अगर BFS लॉजिक से मैं इस वाले ट्री डायग्राम को सॉल्व करूँ कि मेरा इनिशियल स्टेट है A, गोल स्टेट है G, तो मेरे को टोटल कॉस्ट बस निकाल करके बता दो।
कर लिया ट्राई, चलो मेरी बारी। सबसे पहले वो फर्स्ट लेवल को चेक करेगा जो है लेवल 0, और वो कहेगा चेकिंग के टाइम लेवल 0 पर एक ही नोड है A और वो गोल स्टेट नहीं है। अब नेक्स्ट लेवल पर जाओ तो मिला B, वो भी गोल स्टेट नहीं, फिर मिला G, हाँ वो गोल स्टेट है, तो चेकिंग रुक जाएगी। और जो सल्यूशन पाथ है वो ये नहीं होगा। सल्यूशन पाथ क्या होगा? सल्यूशन पाथ होगा जो G है उसका पेरेंट खोजो तो वो A मिलेगा, राइट। तो G है, अब इसका रिवर्स ऑर्डर आपका सल्यूशन पाथ रहेगा, यानी A से G जाना है। तो जब आप A से G जा रहे हो तो कितना कॉस्टिंग आ रहा है? सर इस एज पर 5 है कॉस्टिंग, तो यहाँ पर कॉस्ट बन गई 5। तो मेरा सवाल आपसे बस इतना है, क्या वो ऑप्टिमल सल्यूशन था क्या? यानी मिनिमम कॉस्ट पाथ यही है क्या? सर BFS तो ऑप्टिमल सल्यूशन ही देता है ना? तब देता है जब अनवेटेड ग्राफ हो, इक्वल एज कॉस्ट हो। क्या यहाँ पर इक्वल एज कॉस्ट है क्या? नहीं है। तो फिर BFS यहाँ पर गड़बड़ करता है। चेक करो, उसने गड़बड़ ही किया है। ये जो 5 है ना कॉस्टिंग, ये ऑप्टिमल सल्यूशन नहीं है। आप खुद मैनुअली देखो, अगर आप A से B में जाते तो 1 की कॉस्टिंग आती, फिर B से G में जाते तो 2 की कॉस्टिंग आती, तो 1 + 2 3। तो 3 और 5 में कौन है ऑप्टिमल? 3 है। तो क्या BFS दे पाया ऑप्टिमल सल्यूशन? इसमें नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि ये था वेटेड ग्राफ, इसलिए दिक्कत हुआ। समझ में आया दिक्कत क्यों हुआ? अनवेटेड ग्राफ होता ना तब तो बढ़िया था। मान लो कि सभी 5 है, मान लो सभी 5 है, तो इक्वल एज कॉस्ट है ना। तो अब अगर आप A to G जा रहे हो तो 5 ही लगेगा, और A B G जा रहे हो तो 10 लगेगा। तो हाँ, BFS ने सही आंसर दिया जब अनवेटेड ग्राफ हो। पर अगर वेट लगा दे तो फुस, BFS फुस। तो यही दिक्कत है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रॉब्लम विद द BFS। ऑप्टिमल सोल्यूशन तब देता है जब सारे एजेस ग्राफ के सेम कॉस्ट रखे, और अगर सारे एजेस अलग कॉस्ट रखते हैं, इफ़ ऑल एजेस कॉस्ट इज़ नॉट अ सेम, तो BFS ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देगा। तो सर इस प्रॉब्लम का समाधान बताइए। इसका समाधान सोल्यूशन है UCS। ये क्या है सर जी? यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, जो कहता है कि मैं आपको निकाल करके दूंगा ऑप्टिमल सल्यूशन जब आपके पास ग्राफ कैसा भी हो जाए, वेट वाला हो जाए या अनवेटेड हो जाए, दोनों ही इसमें मैं आपको ऑप्टिमल सल्यूशन निकाल करके दे दूंगा। वही अगर मैं BFS से पूछता तो BFS कहता कि मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन तभी दूंगा जब अनवेटेड ग्राफ हो। वेट में तो मैं फुस हो जाता हूँ, आपने देख ही लिया। UCS कहता है आप कैसा भी ग्राफ दे दो, मैं आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल करके दे दूंगा। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी मेरा एक ही गोल है, पैसे कम लगे, मिनिमम कॉस्ट पाथ सॉल्यूशन। ठीक है, बस यही मेरा गोल है, ये निकाल करके दे दो। चलिए अब ये UCS अल्गो कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ते हैं, और ये आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है। बहुत प्यारा है, बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे तब, नहीं तो उलझ जाओगे। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना आपको। UCS का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, जिसका रोल है टू चूज द मिनिमम कॉस्ट पाथ फंक्शन ताकि आपके पैसे बचे, और ये यूज़ करता है प्रायोरिटी क्यू। अगर आपने देखा होगा तो BFS यूज़ करता है सिर्फ क्यू, जिसमें क्या होता था सर? BFS हमारा यूज़ करता था क्यू, जिसमें होता था फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो हम बैंक्स में देखते हैं, टिकट लेते टाइम देखते हैं, है ना। बट UCS यूज़ करता है प्रायोरिटी क्यू, कि जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है पहले उसको एग्जीक्यूट करो, जो आपको अक्सर हॉस्पिटल में दिखाई देता है ना। अगर 3 पेशेंट आए हैं, पहला पेशेंट को आ रहा है हार्ट अटैक, दूसरे पेशेंट की अगर मान लो आंखें खराब है, और तीसरी पेशेंट को है बुखार, तो फिर कौन पहले ट्रीट होगा? हार्ट अटैक वाला।
दूसरा होगा आँखों वाला, तीसरा होगा बुखार वाला, क्योंकि प्रायोरिटी में जान जोखम में हार्ट अटैक वाले को है, पहले उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो जैसे हॉस्पिटल में होता है प्रायोरिटी क्यू, वैसे ही यहाँ पर होगा यूसीएस में। एंड मुझे लगता है फील आपको आ रहा है और समझ में आ रहा है। एंड इफ़ यस, तो ये हमारा डायग्राम है जिसमें ए है इनिशियल स्टेट, जी है गोल स्टेट, और हमारा गोल है टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट पाथ इन दिस वेटेड ग्राफ, जहाँ पर ए से जी हमें जाना है। मैनुअली आप सारे रास्ते देख सकते हो, मुझे मालूम है आप क्या ही स्मार्ट हो, आप ऐसे करके एक रास्ता देखोगे, ऐसे करके दूसरा रास्ता देखोगे, ऐसे करके तीसरा पहुंच नहीं पाएगा, फिर कैलकुलेट करके मेरे को बताओगे 1 + 2 + 1, सर जी ये 4 आ गया, इधर 6 7, हाँ तो सर 4 होगा मिनिमम कॉस्ट, ये लो। अरे तुमको आता है, तुम छोटे वाले इसमें करके स्मार्ट बन रहे हो, ये नहीं चेक करना है, ये कंप्यूटर को आना चाहिए। ये बातें हो रही है यहाँ पर। और अगर ये कॉम्प्लेक्स हो जाए, बहुत सारे कनेक्शंस हो जाए, मान लो 50 नोड ऐसे हो जाए, फिर वो स्मार्टनेस काम नहीं आएगी, बट कंप्यूटर कर जाएगा चुटकियों में, ठीक है। तो बेसिकली हमको कंप्यूटर से ये काम करवाना है ताकि जब कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आ जाए तो वो आराम से हैंडल कर लेगा और चुटकियों में आंसर दे देगा, बट हम नहीं दे पाएंगे। और भूलना मत हमारा गोल क्या है एट दी एंड, हमारा गोल है टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट पाथ सोल्यूशन। सबसे कम पैसे लगने चाहिए वैसा पाथ सोल्यूशन खोजना है। तो चलिए अब अलगू को समझते हैं। यूसीएस का अलगू कहता है कि सबसे पहले आप एक टेबल बनाओ, टेबल में कॉलम 1 में लिखो क्यू और कॉलम 2 में लिखो एक्सपांड, और यहाँ पर टर्मिनोलॉजी होगी नोड के बाद कॉस्ट, क्योंकि ये वेटेड ग्राफ है तो इसमें कॉस्टिंग आती है। सिर्फ नोड लिखने से काम नहीं चलेगा, वो नोड तक आने के लिए कितना खर्चा उठाना पड़ा वो आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो नोड के आगे कॉस्ट लिखेंगे। चलिए अब सबसे पहला लेवल है हमारा ये लेवल 0। इसमें कौन सा नोड है? एक ही नोड है, तो हम ए नोड को लिखेंगे, उसके आगे कॉस्ट 0 लिखेंगे। सर आगे 0 क्यों लिखा? क्योंकि शुरुआत में हमें कोई खर्चा लगा नहीं, तो इसलिए 0। अब इस लेवल पर ये एक ही नोड है तो यही एक्सपांड होगा, और तो कोई एक्सपांड हो नहीं सकता। हाँ सर जी, ठीक है, तो इसको एक्सपांड करो और बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सर ए को एक्सपांड करके हम बी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो जब बी तक पहुंचोगे तो खर्चा कितना लगेगा? सर ए का यहाँ पर 0 खर्चा था और फिर ये एक खर्चा यहाँ पर एच कॉस्ट है, तब जा कर के हम बी पर पहुँचेंगे। तो ये 0 + 1 = 1, ठीक है। अब ए से हम सी पर भी पहुँच सकते थे। हाँ, तो सी पर पहुँचने के लिए कितना खर्चा लगा? ए पर है 0 कॉस्ट और फिर इस वाले एच पर है 5 कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट 0 + 5 5, ठीक। अब दूसरा सवाल, सर एक्सपांड किसको करे? क्या B1 को करे या C5 को करे? किसको एक्सपांड करे? तो यहाँ पर एक्सपांड मन मर्जी नहीं कर सकते, उसी को एक्सपांड करना है जिसके पास मिनिमम कॉस्ट है। तो इसी के पास मिनिमम कॉस्ट है ना, तो B वाले नोड को एक्सपांड करेंगे। समझ में आया? तो जब B नोड को एक्सपांड कर रहे हैं तो B से सर D जा सकते हैं। हाँ, तो अगर B से आप जा सकते हो D, तो कितना खर्चा लगा? बच्चे कह देते हैं 2 खर्चा लगा। गलत। खर्चा जो है वो कैलकुलेट होता है कि पेरेंट तक आने के लिए कॉस्टिंग कितनी थी, फिर जो न्यू कॉस्टिंग आपकी अब बन रही है दूसरे नोड को जाने के लिए, वो ऐड करो। तो देखा जाए तो B के बगल में यहाँ पर 1 था ना, B के बगल में 1 था, यानी B तक आने के लिए एक खर्चा हो चुका है, क्योंकि A नोड से B नोड आने के लिए 1 रुपया खर्चा हमने किया था, तो एक खर्चा हो चुका है। सो पेरेंट नोड तक आने के लिए एक खर्चा, और फिर अगर D नोड में जाना है तो ये एज कॉस्ट वाला खर्चा देना पड़ेगा 2 रुपया। सो टोटल खर्चा है 1 + 2, तब जा करके आप D पर आओगे। समझ में आया? पेरेंट कॉस्ट प्लस न्यू कॉस्ट। सो पेरेंट कॉस्ट 1, न्यू कॉस्ट 2, दोनों को ऐड किया तो बना 3। वैसे ही अगर B से E जाना है तो पेरेंट कॉस्ट 1, न्यू कॉस्ट 4, टोटल कॉस्ट 5। सो E तक आने के लिए टोटल कॉस्ट 5, ठीक है।
तो जिसको एक्सपांड कर लेते हो ना उसको काटा करो। ए को हमने एक्सपांड कर लिया था, बी को एक्सपांड कर लिया था, और जो एक्सपांड नहीं हो पाया है उसको कॉपी पेस्ट नीचे लिखते रहना है। समझ में आ रहा है ना, ईजी अलगो है। अब किसको एक्सपांड करें सर, मन मर्जी नहीं कर सकते, सी डी ई पता है, मन मर्जी नहीं कर सकते, तो किसको करना है, मिनिमम कॉस्ट वाले को, तो इसको एक्सपांड करेंगे क्योंकि इसी के पास 3 कॉस्टिंग है, तो डी को एक्सपांड करेंगे। अगर डी को एक्सपांड कर रहे हो यहाँ पर काटा मारो और डी पर निगाह है, डी तक आने के लिए 3 कॉस्टिंग लगी है, तो पेरेंट की कॉस्ट ये है। अब डी के आगे जाओगे तो एक ही रास्ता है जी, तो जी पर पहुँचेंगे और कॉस्टिंग कितनी लगेगी, पेरेंट कॉस्ट 3, नया कॉस्ट 1, 3 + 1 4, दैट्स इट। बाकी लोग को भी कॉपी कर लो, E5 C5। अब किसको एक्सपांड करोगे सर, यही है, तो यहाँ पर जी को लिखा जाए। बट रुक जाओ, जैसे ही जी को देखा तो याद आया यही तो गोल था, यही तो गोल स्टेट है, सो एंड कर डालो। हमको मिल चुका है गोल स्टेट, और जो मिनिमम कॉस्टिंग है अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जी के बगल में ही लिखा है 4, वही है आपकी मिनिमम कॉस्टिंग। देखो देखो देखो, 1 + 2 3, 3 + 1 4, निकाल दिया ना इस एल्गोरिदम ने। 4 इज़ द आंसर, यही है मिनिमम कॉस्ट। तो अब अगर आप इसको पढ़ो तो आपको समझ में आएगा, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है वही अंग्रेजी मैंने यहाँ पर लिखी है कि स्टेप नंबर 1, पुट द स्टार्ट नोड इन द प्रायोरिटी क्यू विथ कॉस्ट 0। जो हमने करा था कि ए हमारा रूट नोड है और उसकी कॉस्टिंग 0 है, तो प्रायोरिटी क्यू में पहले उसको डाला और फिर उसको एक्सपांड किया। ठीक है, जब एक्सपांड किया तो रिमूव द नोड हैविंग द स्मॉलेस्ट टोटल कॉस्ट फ्रॉम द क्यू, तो इसी के पास स्मॉलेस्ट कॉस्ट था, तो इसी को एक्सपांड किया। जब मैं एक्सपांड कह रहा हूँ तो यहाँ से रिमूव और जो इसके बच्चे हैं उनको ऐड करेंगे, है ना। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, इफ़ इट इज़ दी गोल्ड नोड तो स्टॉप हो जाना है एंड रिटर्न दी पाथ, और अगर गोल्ड नोड नहीं है, जो कि हमारे केस में नहीं था, तो हमने एक्सपांड किया और उसके बच्चों को लाया। और जब बच्चे ला रहे हैं तो बच्चों का जो नोड है वो सीधा सीधा नोड कॉस्ट ऐसे नहीं लिखना है, उसका जो कॉस्ट है वो कैसे आएगा, पेरेंट कॉस्ट प्लस एज कॉस्ट है। तो जो नया कॉस्ट होगा वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा कि बच्चों तक पहुंचने का कॉस्ट कैसा है कि पेरेंट ने भी खर्चा किया है और फिर वहाँ तक जाने का एक नया खर्चा एज कॉस्ट, और ऐसे करके टोटल कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर इंसर्ट चिल्ड्रन इन दी प्रायोरिटी क्यू अकॉर्डिंग टू देयर टोटल कॉस्ट, जो कि हमने यहाँ पर करा है। बच्चों को नए वाले कॉस्ट से यहाँ पर हमने लिखा है, और फिर उसमें से जो चीपर था फिर उसको हमने वापस एक्सपांड किया है, और वही कहानी करते रहे हैं, एक्सपांड करो और फिर जब तक आपका गोल स्टेट नहीं आ जाता। गोल स्टेट आ गया आपका, फिर आप कह दो दैट्स इट, अब ये स्टॉप करो, हमको आंसर मिल चुका है, गोल स्टेट आ चुका है, टोटल कॉस्ट लगा 4। सो ये है मिनिमम कॉस्ट, कितना, 4। मज़ा आया? अगर मज़ा आया तो एक दुख की बात बताना चाहता हूँ, एग्ज़ाम में हम क्वेश्चंस इस वाले लॉजिक से नहीं सॉल्व करेंगे। ये लॉजिक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिशियली यही लॉजिक है, और सेमेस्टर का पेपर हो तो ऐसे आप सॉल्व कीजिए, बट अगर गेट का एग्ज़ाम हो तो आप डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम यूज़ कीजिए। अब ये क्या है सर जी, जिसने पढ़ा है एल्गोरिदम वाले सब्जेक्ट्स तो उन्हें तो मालूम है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है डोंट वरी, श्रेनिक सर इज़ हियर, आराम से शिद्दत से एक एक करके बातें बताऊंगा। ठीक है, सो यूसीएस एल्गोरिदम बेसिकली यूज़ करता है डिक्स्ट्रास एल्गोरिदम लॉजिक। अब सर जी ये डिक्स्ट्रास एल्गोरिदम लॉजिक क्या है, अगर सीधा मैं आपको बताऊँ अगेन टेंशन आ जाएगा, तो अभी सीधा नहीं बताता हूँ, पहले अप्लाई करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपको सिखाता हूँ सीक्वेंस अप्लाई कैसे करना है, फिर मैं उसको जनरलाइज करूँगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप समझिए कि डिक्स्ट्रास एल्गो का लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक है कि अगर आप एक नोड पे हो और दूसरे नोड पे जाना चाहते हो तो बहुत सारे रास्ते होंगे। डिक्स्ट्रास एल्गो कहता है मैं आपको निकाल करके दूंगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वहाँ तक पहुँचने का। और कहीं ना कहीं यूसीएस में भी हमारी वही रिक्वायरमेंट है कि अगर हम इनिशियल स्टेट में है और हमें गोल स्टेट में जाना है तो हमें कम से कम पैसे लगे वो पाथ चाहिए, यानी शॉर्टेस्ट पाथ ही तो चाहिए। इसलिए डिक्स्ट्रास एल्गो यहाँ पर चल जाता है।
क्लियर हो गया? अगर ये लॉजिक क्लियर है तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है, इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये मेरा इनिशियल स्टेट है और ये मेरा गोल स्टेट है। हमको इस वाले नोड से इस वाले नोड तक जाना है जहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पाथ ट्रैवल करना है। तो डिक्सराज एल्गोरिदम कहता है सबसे पहले आपका जो इनिशियल नोड है वहाँ पर 0 पैसे लगेंगे, ये हाईलाइट करो, क्योंकि शुरुआत में तो कोई पैसे नहीं लग रहे, 0 है, कॉस्टिंग 0 है। अब यहाँ से जहाँ जहाँ पर जा सकते हो जाओ, ए से बी जा सकते हैं, ए से सी जा सकते हैं। जब हम बी पर जा रहे हैं कितनी कॉस्टिंग बनी? 0 + 1 यानी 1 रुपया कॉस्टिंग बनी। अगर सी तक जा रहे हैं तो कितनी कॉस्टिंग बनी? 0 + 5 यानी 5 रुपया खर्च किया, राइट। अब ये कहता है कि आपका ए का काम हो चुका, ए से जहाँ जहाँ जा सकते थे वहाँ चले गए, वहाँ पर मारो काटा। अब जहाँ पर आप पहुँचे थे उनकी कॉस्टिंग देखो, बी पर आई 1 कॉस्टिंग, सी पर आई 5 कॉस्टिंग। जिसकी कम है कॉस्टिंग उसको पकड़ो। किसकी कम है कॉस्टिंग? बी की कम है कॉस्टिंग, पकड़ा उसको। अब वहाँ से एक्सप्लोर करो। सो बी से हम डी जा सकते हैं, कॉस्टिंग कितनी बनेगी? 1 + 2 यानी 3 कॉस्टिंग बनेगी। बी से हम ई जा सकते हैं, कॉस्टिंग कितनी बनेगी? 1 + 4 यानी 5। सही है। और बी से जितना एक्सप्लोरेशन होना था हो चुका है, मारो काटा। अब कौन बचा है? अब सर जी हम सी यहाँ पर 5 है कॉस्टिंग, ई यहाँ पर 5 है, डी यहाँ पर 3 है ना। यहाँ पर जो विजिट किए हैं, एफ और जी को मत गिनती करो, जो विजिट किए हैं उसमें से कौन बचे वो देखना है। ये 3 बचे हैं सर जी, सी डी ई। कम कॉस्टिंग किसकी है उसको एक्सप्लोर करो। सर डी की 3 कॉस्टिंग है, इसी को करेंगे एक्सप्लोर। करो, डी को करो एक्सप्लोर। डी से हम जा सकते हैं सर जी पर, और जब जी पर आएंगे तो कॉस्टिंग बनेगी 3 + 1 यानी 4 की कॉस्टिंग बनेगी। एंड दैट्स इट, आप पहुंच चुके हो डिक्सराज अल्गो से। आप शॉर्टेस्ट पाथ ले करके आप गोल स्टेट में आ चुके हो, और कॉस्टिंग वो बता रहा है कि 4 की कॉस्टिंग लगी। समझ में आई अल्गो? अब ये जो अल्गो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसी को हम कहते हैं इस तरीके से चूज मिनिमम नोड कॉस्ट। जैसे आपने देखा कि फर्स्ट इसमें यही मिनिमम था, इसको चूज़ किया, फिर इसका काम हो चुका तो हम इन 2 पर आए थे। इन 2 में जो मिनिमम नोड था वो ये बी था, तो इसको चूज़ करा, फिर यहाँ से एक्सप्लोर किया। तो अब ये 3 प्लेयर बचे, इन 3 प्लेयर में कौन था मिनिमम? ये डी वाला था, फिर इसको एक्सप्लोर किया। सो ऑलवेज चूज द मिनिमम नोड कॉस्ट एंड देन check this thing. If distance of u plus cost of u comma v less than d of v, then update d of v। क्या होगा? वही जो ये वैल्यू थी, d of u plus c of u comma v। सर कुछ समझ नहीं आया, टेंशन मत लो, मैं ये डायग्राम को क्लीन कर दूँ। डायग्राम को क्लीन किया जाए, टिंग 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 टिंग। ओके, डायग्राम हो गया है क्लीन, है ना। अब डायग्राम हो गया है क्लीन, तो ज़रा ये अल्गो को यूज़ करते इस डायग्राम में, और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो शुरुआत में है ना, वो ये कहता है कि चूज़ द मिनिमम नोड कॉस्ट। अब हमारा इनिशियल स्टेट ही ये है, तो इसी को चूज़ करेंगे इनिशियल स्टेट, और ये हमारा गोल स्टेट है, यहाँ तक पहुँचना है, तो इसको हमने चूज़ किया। अच्छा, जब इसको हमने चूज़ किया तो मेरे को ये बताना कि इस पोजीशन पर कॉस्टिंग कितनी थी? सर 0 थी कॉस्टिंग, शुरुआत में तो 0 ही होती है कॉस्टिंग। अब यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हो बी पर और एक्सप्लोर कर सकते हो सी पर। तो वो कहता है जब आपने चूज़ कर लिया है मिनिमम नोड कॉस्ट, तो अब एक्सप्लोर जब कर रहे हो तो ये कंडीशन चेक करो। जैसे अगर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ बी को, यहाँ से जब मैं बी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो ये 3 चीज़ें निकाल करके पुट करो। एक है डी ऑफ यू, यू यानी क्या? यू यानी स्टार्ट। वी यानी क्या? वी यानी एंड। ठीक है, तो अब मेरे इस सिनेरियो में मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, बी पर ख़त्म कर रहा हूँ, तो ए मेरे लिए क्या हुआ? यू। बी मेरे लिए क्या हुआ? वी। तो अब डी ऑफ यू कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ यू यानी यही है, शुरुआती डिस्टेंस तो उसका 0 है, कॉस्टिंग 0 है,
तो डी ऑफ यू इज़ ज़ीरो। सी ऑफ यू कॉमा वी यानी कॉस्ट जो आपको खर्चना पड़ेगा यू से वी जाने के लिए। तो यू से वी जाने के लिए ये 1 रुपया खर्चना पड़ेगा, इसी एज से जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ गया 1। डी ऑफ वी कितना है? डी ऑफ वी बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी है नहीं ना चीज़, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इन्फिनिटी होता है। सब जगह बाय डिफ़ॉल्ट हम लिखते हैं इन्फिनिटी, क्योंकि कुछ है नहीं। सिर्फ स्टार्ट वाले नोड को हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 लिखते हैं और बाकी सारे नोड के ऊपर लिखते हैं इन्फिनिटी, कि सभी का डिस्टेंस इन्फिनिटी है। शुरुआत वाले के पास 0 है, बाकी सबके पास इन्फिनिटी। तो डी ऑफ ई कितना हो गया? यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन्फिनिटी। तो क्या मैं कह सकता हूँ 0 + 1 इज़ लेस देन इन्फिनिटी? डेफिनेटली। तो अब डिस्टेंस ऑफ वी अपडेट करो, किसके बराबर? ऊपर जो किया है 0 + 1 यानी 1, तो हम अपडेट करेंगे, यानी डिस्टेंस ऑफ v यानी जो b का यहाँ पर इन्फिनिटी था ना, इसको काटो, इसको अपडेट करो 1 से। क्लियर? अगर क्लियर हुआ तो अब इसको हटा दो और ये वाला एक्सप्लोरेशन a से b वाला कंप्लीट हो गया है ना? a से b वाला अब कंप्लीट हो गया है। अब जो a से दूसरा एक्सप्लोरेशन है वो आप चेक करो, ठीक? तो यहाँ पर a से हम c भी जा सकते थे, है ना? a से हम c भी जा सकते थे। तो अगेन हम चेक करेंगे कि अगर ये u है और अगर ये v है, सो d ऑफ u तो 0 है। कॉस्ट u से v जाने की 5 दिखाई दे रही है, ये देखो 5। और फिर d ऑफ v कितना है? इन्फिनिटी। अगेन यहाँ पर कह सकते हैं इन्फिनिटी बड़ा है 5 + 0 से, तो अब d ऑफ v अपडेट हो जाएगा, जो कि 0 + 5 5 से अपडेट हो जाएगा। तो इन्फिनिटी को मारो काटा और लिखो 5। और ऐसे अब आपको आगे बढ़ना है कि हमने ए का पूरा काम हो चुका है, मारो काटा, ए का पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब हमारे ये 2 प्लेयर इन्वॉल्व है कैलकुलेशन में, बाकियों को तो हमने टच नहीं किया ना, तो जिसको टच किया वो इन्वॉल्व हो गए गेम में। अब इन दोनों में से मिनिमम नोड कॉस्ट वाला कौन है? सर ये B1 वाला मिनिमम है, क्योंकि C5 में तो 5 रुपये लग गए, वो तो बड़ा हो गया। तो जो मिनिमम है उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, और जब एक्सप्लोर करोगे तो वो U हो जाएगा, ये V हो जाएगा, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। एक कैलकुलेशन में करके बता देता हूँ, फिर तो ये आप चीज़ समझ चुके हो, और हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर मैं किसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ? मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये B को। सो B से हम जा सकते हैं D, तो फिलहाल के लिए ये U हो गया और ये हो गया V। अगर हम चेक करें डिस्टेंस ऑफ V तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तो पक्का बड़ा है ना? पक्का बड़ा है। D ऑफ U कितना है? D ऑफ U यानी ये 1, B तक आने के लिए 1 रुपया खर्चना पड़ा, सो D ऑफ U यहाँ पर 1 है। कॉस्ट U से V जाने के लिए, B से D जाने के लिए 2 रुपया देना पड़ता है, कॉस्टिंग 2 रुपीज़ है। तो 1 + 2 इज़ 3, 3 इज़ लेस देन इन्फिनिटी, सो D ऑफ E अपडेट हो जाएगा, विच इज़ 1 + 2 यानी 3। तो ये जो D की जगह इन्फिनिटी है, मारो काटा और लिखो 3, और ऐसे करके आगे बढ़ो। समझ में आ गया ना एल्गोरिदम? बस यही तो एल्गोरिदम है जो हमें यूज़ करना है, ठीक? तो यहाँ पर जो मैंने चीज़ें करी थी वो बेसिकली यही करा था, बस थोड़े से सिंप्लीफाइड वर्जन में मैंने आपको बता दिया। बट आपको यूज़ करना है यही प्रॉपर एल्गोरिदम जब भी कोई भी आपके पास डायग्राम हो, ठीक है? सिंपली मैंने आपको यहाँ पर बता तो दिया है, और ये वाला बहुत सिंपल केस है, इसमें ज़्यादा कटिंग पुटिंग हुई नहीं है, यानी बार बार यहाँ पर जो है ये दूसरे रास्ते से अपडेट नहीं हुआ है। ऊपर से आए हो तो एक एक बार ही अपडेट हुआ है ना? देखा जाए तो एक एक बार ही अपडेट हुआ है। B एक ही बार अपडेट हुआ, ये D एक ही बार हुआ, E एक ही बार हुआ, सब एक एक बार हुए, तो ये ईजी लग रहा था। अब आगे एग्जाम्पल दूंगा तो ये कई बार अपडेट होंगे, तब आपको सतर्क रहना है, और जब सतर्क रहने की बात आई तो ये एल्गोरिदम समझ में आया, तभी सतर्क रहोगे, ठीक है? तो मुझे लगता है आपको फील आ चुका है ये एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। अब ढेरों एग्जाम्पल करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस भी आ जाए। पहला एग्जाम्पल मेरी ओर से, फिर बाकी के 2 एग्जाम्पल आप करोगे, ओके? तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने, हम शुरुआत कर रहे हैं इस A स्टेट से और जाना है गोल स्टेट G में, और हमें चाहिए मिनिमम कॉस्ट पाथ, यानी UCS हमको चाहिए सर्च में। और आप कह लो कि अगर UCS चाहिए तो डिक्सत्रास एल्गोरिदम से बात बन जाएगी।
नहीं तो UCS का जो लॉजिक है वो तो यूज़ कर ही सकते हो, ऐसे कॉलम बना करके क्यू और एक्सपांड, और आप शुरू हो जाओ, वहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो। UCS के क्यू और एक्सपांड लॉजिक से भी आंसर निकाल सकते हो, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, मेसी हो जाता है, बट हमको तो रोनाल्डो पसंद है। फिर वही सर, मेसी रोनाल्डो, यहाँ पर हमको डिक्सट्रास पसंद है तो हम डिक्सट्रास से जाएंगे, ठीक है। हमारा फुल जो मोटो है, गोल है, वो है डिक्सट्रास यूज़ करना, क्योंकि फास्टेस्ट सॉल्विंग टेक्निक भी है ये। चलिए, तो अब यूज़ करते हैं डिक्सट्रास। शुरुआत हम ए नोड से कर रहे हैं, कॉस्टिंग 0 है, एक्सप्लोर कीजिए। बी को हम जा सकते हैं, राइट, और बी पर यहाँ पर डिस्टेंस है इन्फिनिटी, तो ये अपडेट हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी कोई भी समेशन से बड़ा ही होता है ना, तो ये अपडेट हो जाएगा कैसे, 0 + 2 से, तो ये हो गया 2, ठीक। अब यहाँ पर हम ए से सी भी जा सकते हैं, राइट, ए से सी भी जा सकते हैं। तो सी पर बाय डिफ़ॉल्ट डिस्टेंस था इन्फिनिटी, वो भी अपडेट हो जाएगा कैसे, 0 + 4, यानी 4 से अपडेट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, बी और सी ये दो ही जगह पर आप जा सकते थे ए से, तो ए का काम हो चुका है कंप्लीट, ए का हो चुका है एक्सप्लोरेशन कंप्लीट। आप बी तक जा पा रहे थे 2 रुपया दे करके, और सी तक जा पा रहे थे 4 रुपया दे करके, ठीक। अब इन दोनों में कौन है मिनिमम, अल्गो यही कहता है ना, अब चूज़ करो हु इज़ द मिनिमम नोड कॉस्ट। सर इन दोनों में मिनिमम तो ये ऊपर वाला है, तो इसको एक्सप्लोर करेंगे, करते फिर एक्सप्लोर। जब आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हो तो आप यहाँ से सी जा सकते हो, राइट। क्या रहेगी कॉस्टिंग, 2 + 1 3, है ना। आप ध्यान से देखो, ऑलरेडी इसके पास 4 है, तो अब ये अल्गो आया है पिक्चर में, इसका इम्पोर्टेंस आया है, अब आ रहा है डबल अपडेशन। अब तक नहीं आ रहा था ना इजी एग्जाम्पल की वजह से। अब ध्यान से देखना, बी से सी जाने के लिए आपने देखा 2 + 1 किया तो 3 आया, डी ऑफ यू यानी ऑलरेडी बी वाले नोड पर हमारा कितना रुपया था, 2, और बी से सी जाने के लिए 1 रुपया वाला रास्ता, सो 2 + 1 3 बना। और वही अगर आप एग्जिस्टिंग डिस्टेंस ऑफ वी देखो, डिस्टेंस ऑफ वी यानी कितना डिस्टेंस था यहाँ पर सी पर, 4 था, तो आप पाओगे कि 4 बड़ा है 2 + 1 से, तो अपडेट करना पड़ेगा उसको। यस, कैसे, डी ऑफ यू + सी ऑफ यू + वी, यानी जो आपने 2 + 1 3 ये जो खोजा है ना, हाँ, तो 4 को मारो काटा और लिखो कि भाई साहब अब हम ए से सी पर ऐसे ट्रैवल नहीं करेंगे, हमको कम पैसे वाला रास्ता मिल चुका है 3, कैसे, ए से बी 2 रुपया, बी से सी 1 रुपया, 3 रुपये में हम पहुंच जाएंगे, इस तरीके से। अब समझ में आया, ये 2 बार आपने किया ना, सी पर पहले 4 था फिर कट करके 3, वो एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर नहीं मिला, सब एक बार ही अपडेट हुए थे। कहा था ना इजी है, इसलिए अल्गोरिदम इजी से पहले समझ लो, फिर थोड़ा सा टफ आप कर लोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, फिर कोई भी एग्जाम्पल दे दूंगा ना, आप चुटकियों में सुलझा लोगे। ओके, अब फोकस कीजिएगा, बी से हम सी पर गए तो हमको मालूम पड़ा 2 + 1 3 रुपये में पहुंच सकते हैं, और ऑलरेडी यहाँ पर 4 रुपया लग रहा था, 3 सस्ता है, 4 को मारा काटा, 3 हमने लिख दिया। अब बी से हम डी पर भी तो जा सकते थे, और डी तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इन्फिनिटी लेकर के बैठा है, तो इसको तो अपडेट करना ही पड़ेगा, 2 + 7 यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो बी से जितना एक्सप्लोरेशन हो सकता था कर लिया, हाँ सर जी, तो मारो काटा। अब पिक्चर में ये 2 प्लेयर है, दोनों में कौन है मिनिमम कॉस्ट वाला, 3 वाला है, तो इससे अब एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे। जब इससे एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये भाई साहब कह रहा है कि मेरे लिए तो एक ही रास्ता बचा है, ये वाला, और ही बाय डिफ़ॉल्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस लेकर के बैठा है, तो इसको तो अपडेट करना ही पड़ेगा। सो पेरेंट का कॉस्ट, नया कॉस्ट ऐड करो, 3 + 3 6। अब सी से हो गया ना सारा जितना हो सकता था एक्सप्लोरेशन, मारो काटा। अब पिक्चर में ये 2 प्लेयर बचे, इन 2 प्लेयर में मिनिमम कौन, सर मिनिमम ये, इसको करो एक्सप्लोर। फिर सर जब इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इसके पास 2 रास्ता है, एक ये ऐसा जा सकता है, ओके, जब ऐसा जाएगा तो 6 + 2 यानी 8 रुपये में डी तक पहुंच जाएगा, और हमको डी तक आने के लिए 9 रुपया खर्चा करना पड़ रहा था, मारो काटा, नया रास्ता मिल चुका है, शॉर्टकट, तो 8 रुपये में पहुंच सकते हैं, है ना। 6 + 2 = 8, तो मारो काटा, छोटी वैल्यू मिल गई है, 8 रुपये में पहुंच सकते हैं।
चलो अब ई से हम जी पर भी जा सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट वो डिस्टेंस इन्फिनिटी था, तो ये तो अपडेट होना ही है क्योंकि नया वाला नोड एक्सप्लोर कर रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कोई नया नोड एक्सप्लोर कर रहा है ना जिस पे कोई नहीं पहुंचा है, सीधा अपडेशन लिख दो 6 + 5 11, ठीक। तो ई से जितना एक्सप्लोरेशन हो सकता है कर लिया, मारो काटा। अब सर जी डी से भी तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, वही बचा है। अब कहोगे सर ये भी बचा है ये भी बचा, ऑब्वियसली डी के पास कम कॉस्टिंग है, इसी से एक्सप्लोर करना है ना। तो अगर इससे एक्सप्लोर करोगे तो आप पाओगे कि डी से जी जाने के लिए 8 + 1 9 रुपये में पहुंच जाएंगे। तो 11 रुपया वाला रास्ता एफिशिएंट नहीं है, 9 में पहुंच जाएंगे, ये एफिशिएंट है। एंड डन, आपको पता चल गया कि मिनिमम कॉस्ट कितनी लगी, 9 रुपया। 9 रुपया में पहुंच जाएंगे। मज़ा आया, समझ में आया कैसे हमने बेहतरीन ढंग से ये चीज़ सुलझा ली। और बार बार इसको बाय हार्ट करना, इफ़ डी ऑफ यू प्लस सी ऑफ यू कमा वी लेस देन डी ऑफ यू, देन डी ऑफ यू प्लस सी ऑफ यू कमा वी इज डी ऑफ, ये करने की ज़रूरत नहीं। बहुत प्यारे ढंग से मैंने आपको कह दिया कि अगर खर्चा कम दिखाई दे रहा है, जैसे सी पर ऑलरेडी 4 रुपये वाला रास्ता हमने देख लिया था, बट अगर बी से आ रहे हैं तो 3 रुपये वाला रास्ता मिल रहा है, तो 4 मारो गोली, 3 को अपडेट करो। जो भी सस्ता रास्ता मिल चुका है वो लिखते जाएंगे बस, और ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे, सिंपल। अब मालूम है एग्जामिनर अगर मिनिमम कॉस्ट पूछ लिए ना तो 9 इजी है, बट अगर आपसे पूछ लिया अब वो जो सोल्यूशन पाथ है वो खोज के बताओ, सोल्यूशन पाथ खोजने के लिए अब जी पर हम डी से आए थे, सो जी से डी, बट फिर डी से बी था या ई था, क्या था सर जी हम भूल गए। हाँ, तो कई बार ऐसा हो सकता है आप भूल जाते हो, इसलिए मेरा प्रेफरेंस होता है कि आप जो है ना, आप जब लिखो ना, ये जो आपने यहाँ पर अपडेशन मारा है ना, तो आप लिखो अपडेटेड पेरेंट और कॉस्ट। ये हर बार आप अपडेट कॉस्ट लिख रहे हो ना, तो उसके साथ अपडेट पेरेंट भी लिखो कि कौन से रास्ते से तुम वहाँ पर पहुँचे थे। जैसे ये 4 पहुँचे थे हम ए से, बट 3 पहुँचे थे बी से, तो लिखो ना उसके बगल में लिखो कि ये ए से पहुँचे थे और ये बी से, तो ईजी हो जाएगा आपको सल्यूशन पाथ निकालना। और मेरा यही प्रेफरेंस होता है कि जब भी आप ये डिक्सराज एल्गोरिदम यूज़ करो, तो अगर सिर्फ कॉस्टिंग पूछे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अपडेटेड पेरेंट नोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर सोल्यूशन पाथ पूछ ले तो यार लिखो अपडेटेड पेरेंट नोड, क्योंकि तभी आप बैक ट्रैक ईजिली कर पाओगे और रिवर्स ऑर्डर करके सोल्यूशन पाथ निकाल पाओगे। ठीक है, तो वापस से यही एग्जाम्पल लेते हैं और अब अपडेटेड पेरेंट नोड के साथ लिखेंगे। सब मेरे साथ चलिए, अब फटाफट से करते हैं। ए को 0 कॉस्टिंग, ए से बी एक्सप्लोर हुए तो 0 + 2 2 कॉस्टिंग, और पेरेंट कौन है, ए है। ए से हम सी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, कॉस्टिंग आएगी 0 + 4 4, पेरेंट कौन है, ए है। ए का काम हो चुका, मारो काटा। इन दोनों में कौन छोटा, कॉस्टिंग 2 छोटी, वहाँ से एक्सप्लोर करेंगे। बी से सी जा सकते हैं 2 + 1 3 रुपया दे करके, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, 3 रुपये में पहुंच जाएंगे। अब इसका पेरेंट कौन है, बी, क्योंकि बी से आए हैं, राइट, ये चीज़ है। बी से डी भी जा सकते हैं, और 2 + 7 9, तो इसका पेरेंट कौन, बी, बी से आया ना हम। हाँ, तो बी से सारा एक्सप्लोरेशन हो चुका है, मारो काटा। अब सी की बारी है ना, क्योंकि 3 और 9 में 3 छोटा है, इसलिए सी की बारी। तो सी से एक्सप्लोर किया तो ई तक ही जा सकते हैं, अनएक्सप्लोर्ड नोड है तो सीधा ऐड करके लिखो कॉस्टिंग 6 रुपया, इसका पेरेंट कौन है, सी है। ओके, अब इसमें और इसमें 6 छोटा है तो 6 को एक्सप्लोर करेंगे। ये वाला अगर एक्सप्लोर किया तो 6 + 5 11 है, और इसका पेरेंट कौन है, यहाँ पर पहुँचने के लिए हमने ई का यूज़ किया था। अब वही यहाँ से यहाँ पर भी जा सकते हैं। हाँ, तो कितनी कॉस्टिंग आएगी, 6 + 2 8 8, 9 की ज़रूरत नहीं है, 8 में काम हो जाएगा। पेरेंट कौन है, ई से आए थे तुम, ई से आए थे, सो ई से जितना एक्सप्लोरेशन हो सकता है कर लिया हमने, मारो काटा। अब यही बचा है, यही से गोल स्टेट जाना है। हाँ, तो एक ही रास्ता है, सो 8 + 1 9, 9 रुपये में हो जाएगा। 11 रुपया क्यों दे रहे हो, 9 रुपये में हो जाएगा। पेरेंट कौन है, हम डी से आए थे। अब देखो तुम्हारा जी आ गया,
D9 के वजह से, D को पूछो तुम किससे आए थे, E के वजह से, E को पूछो तुम किससे आए थे, C के वजह से, C को पूछो तुम किससे आए थे, B के वजह से, B को पूछो तुम किससे आए थे, A की वजह से। हो गया ना सोल्यूशन पार्ट ट्रैक। लिखो, G के बाद हम गए D पर, D के बाद हम गए E पर, E के बाद हम गए C पर, C के बाद हम गए B पर, B के बाद हम गए A पर। रिवर्स ऑर्डर में आपका है सोल्यूशन पाथ, A से B, B से C, C से E, E से D, D से G। एक बार कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ कि A से हम जाएंगे B पर तो 2 रुपया लगा, फिर 2 रुपये में ऐड करो कितना, चलो मैनुअली हम करते रहेंगे 2, और फिर B से हम जाएंगे C पर तो ये 3 हो गया टोटल, है ना। फिर C से जाएंगे हम E पर तो ये 3 + 3 6 हो गया। फिर E से जाएंगे D पर, ये हो गया 6 और 2 8। फिर D से जाएंगे G पर, 1 रुपया और 8 में 1 9, हो गया, बात ख़त्म। तो मज़ा आया। तो जब सोल्यूशन पाथ पूछे तो लिख लिया करो अपडेटेड पेरेंट कौन है, तो ट्रैक करने में ईजी हो जाता है। चलिए, तो मैं आपको हर एक एंगल से समझा रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, और मल्टीपल मेथड्स भी दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि अगर आपको यूसीएस का अल्गो यूज़ करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप वो बनाओ टेबल, आप वो प्रायोरिटी क्यू बनाओ, एक्सपांड बनाओ, आप करो सॉल्व, ठीक है। तो वहाँ से भी मिनिमम कॉस्ट आता है और वहाँ से भी आप पार्ट ट्रैक कर सकते हो। बट मेरे को अच्छा लगता है कि इसी का लॉजिक बैठता है डिक्सट्रास से, सो हम यूज़ करेंगे डिक्सट्रास का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अल्गो है फाइंड करने का लॉजिक, तो वो लॉजिक यूज़ करके हम जा रहे हैं। जैसे अब ये सवाल आपके सामने आ रहा है, पॉज द वीडियो, ट्राई, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। कर लिया ट्राई, चलो मेरी बारी। तो इनिशियल स्टेट है A, गोल स्टेट है D, और हमें खोजना है मिनिमम कॉस्ट और सोल्यूशन पाथ। ओके, तो डिक्सट्रास क्या कहता है, सबसे पहले इसके पास 0 है, करो एक्सप्लोर। B पर जाएंगे तो 0 + 10 = 10, ठीक है। और जब मैं 10 लिख रहा हूँ तो याद रखना सोल्यूशन पाथ भी चाहिए, तो इसका पिताजी लिखिए, तो ऐसे लिख दे A10, A10। फिर उसके बाद A से C भी जा सकते हैं, तो 0 + 5 रुपया लगेगा, इसका पिताजी कौन है, A है। तो देखो यार, B और C दोनों ही एक्सप्लोर हो चुका है, A और एक्सप्लोर नहीं कर सकता, मारो काटा। अब इन दोनों में मिनिमम कॉस्ट किसके पास है, C वाले नोड के पास 5 रुपया मिनिमम है, तो उसको करेंगे एक्सपांड, एक्सप्लोर करो इसको भाई। तो C से B जा सकते हैं, तो 5 और 3 8 रुपया, तो 10 रुपया देने की कोई ज़रूरत नहीं, 8 रुपये में काम हो जाएगा। पिताजी कौन है, C है, ठीक है। C से हम E भी जा सकते हैं, 5 और 2 7 रुपये में, पिताजी है C, ठीक। तो C का काम हो चुका है, जितना एक्सप्लोरेशन करना था कर लिया है। इन दोनों में सस्ता कौन है, 7 है। अब करते हैं इसको एक्सप्लोर, एक ही रास्ता है ये, करो एक्सप्लोर। 6 + 7 = 13, आए थे E से। अब इसका काम हो चुका, मारो काटा, इसको एक्सप्लोर कर लो। तो ये कहेगा हम B से D जा सकते हैं 8 और 1 9 रुपये में, तो 13 रुपया तुम क्यों दे रहे हो भाई, जब 9 रुपये में काम हो रहा है। कहाँ से आए थे तुम, पिताजी है B, वहाँ से आए थे। तो मिनिमम कॉस्ट है 9 रुपया, काम हो जाएगा। सोल्यूशन पाथ कोई पूछा तो D पर हम पहुँचे, B9 है ना, मैं हाईलाइट करके पहले बता दूँ क्या, ये देखो D पर हम पहुँचे B9 की मदद से। तो B को पूछो कि B तुम्हारा है C8, तो C ने मदद करी। C को पूछो तुम कौन हो, A5, तो A ने मदद करी। तो ये ऑर्डर है, क्या ऑर्डर बना, ऑर्डर बना D से हम गए B पर, B से गए C पर, C से गए A पर। अब इसका रिवर्स ऑर्डर हमारा सोल्यूशन पाथ है। मज़ा आया कि नहीं, चलिए अगर मज़ा आ गया तो एक टफ क्वेश्चन हो जाए, तब मुझे भरोसा आ जाए कि आपको समझ में आ गया। करो ट्राई, कर लिया ट्राई, चलो मेरी बारी। सबसे पहले तो इनिशियल स्टेट ये है, गोल स्टेट ये है, तो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिंग है यहाँ पर 0, करो एक्सप्लोर। सर जी 0 से हम जा सकते हैं स्टेट 1 पर, कॉस्टिंग होगी 0 + 4 यानी 4। कौन था इसका पेरेंट, 0। अरे सर दिक्कत है, क्या है सर, नोड भी नंबर, कॉस्टिंग भी नंबर, तो अब क्या करें। ऐसे मामले में ये नोटेशन यूज़ करो, जो नोड है वो बाहर और ब्रैकेट के अंदर लिखो कॉस्टिंग। तो कैसा हो जाएगा, कॉस्टिंग है 4 ब्रैकेट के अंदर, पेरेंट इसका था 0। तो इस तरीके से अब इजी है ना समझना। तो
हमारे ज़ीरो स्टेट को हम और एक्सप्लोर कर रहे हैं, 4 स्टेट पर आ सकते हैं। कितनी कॉस्टिंग रहेगी, 0 + 8 यानी 8 है कॉस्टिंग, रखो ब्रैकेट के अंदर। और इसका पेरेंट नोड कौन है, 4 पर आने के लिए हमने 0 स्टेट का इस्तेमाल किया था। अब इन दोनों में कौन है मिनिमम कॉस्ट वाला, सर ये 4 वाला मिनिमम कॉस्ट है, इसको करो एक्सप्लोर। तो जब आप इसको करोगे एक्सप्लोर तो यहाँ पर देखो 1 से 4 हम आ सकते हैं, 4 + 11 15 रुपया दे करके, मतलब नहीं है, जब 8 रुपये में आ सकते हैं तो 15 रुपया क्यों दे। अच्छा 1 से हम ये 2 स्टेट पर आ सकते हैं, कितने पैसे दे करके, 4 और 8 12। तो इसका तो डायरेक्ट ही लिखना है क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड है ना, तो डायरेक्ट लिखो। इसका पेरेंट कौन है, स्टेट 1 है, ठीक। और कुछ नहीं हो सकता एक्सप्लोर, मारो काटा। तो जो जो हो जाता है ना उसको काटा मारते हुए चलना है, ताकि बैक ट्रैक में कन्फ्यूजन ना रहे कि अरे ये हुआ था या नहीं हुआ था। तो 0 स्टेट हो चुका है, 1 स्टेट हो चुका है। अब इन दोनों में कौन है सस्ता, सर ये 8 वाला सस्ता है, करो एक्सप्लोर। तो जब इसको एक्सप्लोर करोगे तो 4 से हम ये 8 ऐसे जा सकते हैं, और कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये 8 और 7 यानी 15 रुपये देने पड़ेंगे। और इसका पेरेंट कौन था, ये 4 वाले स्टेट से हम आए हैं। अच्छा यहाँ से भी हम जा सकते हैं नोड 3 पर, पैसे कितने देने पड़ेंगे, 8 और 1 9। पेरेंट कौन है भाई, नोड 4। नोड 4 से जितना एक्सप्लोरेशन हो सकता है हो गया ना। बच्चों को डाउट है सर ऊपर ज़रा एक्सप्लोर करके देखें, मतलब नहीं है, 8 और 11 19 हो जाएगा, जब 4 रुपये में जा सकते हैं 19 क्यों दे, है ना, तो इसलिए मतलब नहीं है। तो जितना एक्सप्लोरेशन होना था हो चुका है। अब ये 3 प्लेयर्स बचे, इनमें ज़रा करो एक्सप्लोर। सस्ता ये है, इससे करेंगे स्टार्ट। तो जो सस्ता उससे किया स्टार्ट, तो ऊपर एक्सप्लोर करने गए तो 9 और 6 15 रुपया, 9 और 6 बना 15 रुपया। बट मतलब नहीं, ऑलरेडी जब 15 आ चुका है तो फिर अपडेट क्यों करना, सस्ता हो तो ही अपडेट करेंगे, नहीं तो बेफालतू का अपडेट नहीं करेंगे। इधर जाते हैं, ये तो अनएक्सप्लोर है तो इसको तो अपडेट करना ही है। 9 और 2 11 हो जाएगा, और इसका पेरेंट नोड है 3। बस इतना ही है ना, और तो कोई एक्सप्लोरेशन का चांस नहीं है, तो मारो काटा। अब इन तीनों में कौन है सस्ता, सर ये 11 वाला है सस्ता, ठीक है। तो अब इसको करो एक्सप्लोर, ये अनएक्सप्लोर्ड है, सीधा लिख दो। 11 और 10 यानी 21 कॉस्टिंग आई, और पेरेंट कौन है 6, ये भी अनएक्सप्लोर्ड है, सीधा लिख दो। 11 और 14 बना 25 के लिए कितनी कॉस्टिंग आई, सर 25 के लिए हमको कॉस्टिंग आई है यहाँ पर 11 और 14 यानी 25 कॉस्टिंग है। बट कहाँ से तुम आए हो, नोड 6 से हम आए हैं, ये कहना है मेरे को। चलो फिर यहाँ से जब यहाँ पर तुम जाओगे तो तुम कहोगे कि 11 रुपया और 4 यानी 15 रुपया। बट 15 रुपया क्यों दे जब 12 रुपये में काम हो जा रहा है ना, अपडेट नहीं करेंगे भाई। तो जितना एक्सप्लोरेशन होना था 6 वाले नोड से वो भी हो चुका है। हाँ अब कौन कौन बचे हैं, सर ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है। सस्ता कौन, 12 वाला सस्ता, करो एक्सपांड, करो एक्सप्लोर। 12 वाले को यानी ये नोड 2 को जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो 12 और 7 हमें देना पड़ा कितना, 19 रुपया। तो 25 क्यों दे भाई, जब 19 में काम हो जा रहा है। हम आए थे नोड 2 से, जब 19 से काम हो जा रहा है तो हम नहीं देंगे भाई 25 रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे 8 वाले नोड की तरफ, तो 12 और 2 14 रुपया। तो 15 रुपया क्यों दे भाई, जब 14 रुपये में काम हो जा रहा है, हम नोड 2 से आ रहे हैं, 14 में काम हो जा रहा है। अच्छा यहाँ से यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 और 4 16 कोई मतलब नहीं है, जब 11 रुपये में पहुँच सकते हैं नोड 6 पर, तो 16 रुपया क्यों दे। तो जितना एक्सप्लोरेशन होना था हो चुका है, 2 से और ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं सकते। और अब बचा 8 वाला नोड, ये तो फंसा पड़ा है, ये ऑलरेडी 14 रुपये यहाँ पर पहुँच चुका है। किधर और बाहर निकलने की कोशिश की है तो यार ये 20 पार कर जाएगा, तो 20 पार करना नहीं है, ठीक है। बाकी सब सस्ते वाले हैं, तो 8 से तो और ज़्यादा एक्सप्लोर होगा नहीं, 8 को मारो काटा। और अगर 5 को देखें, ये ऑलरेडी 19 पहुँच चुका है, 5 पर ऑलरेडी 19 का कॉस्टिंग आ चुका है। इधर से आगे बढ़े तो 19 और 9 28 हो जाएगा, बट 21 से काम हो गया है, तो 28 हम क्यों देंगे, नहीं देंगे। अगर इस वाले साइड में भी जाए तो कोई मतलब नहीं है ना, ये 30 पार हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता है। जब 11 में हम नोड 6 पर आ सकते तो 30 के ऊपर वाले पैसे हम क्यों दें। तो 5 से भी एक्सप्लोरेशन वाली कोई बात बन नहीं रही है। तो फाइनली हमारा पूरा यहाँ पर हो चुका है ट्रैवलिंग। और अगर हम देखें गोल स्टेट पर जाने के लिए मिनिमम कितने पैसे लगे,
₹21. सो दैट इज़ द फाइनल आंसर, 21 इज़ द मिनिमम कॉस्ट। और अगर आपसे कोई सोल्यूशन पाथ पूछे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप कहोगे कि स्टेट 7 पर हम आए थे स्टेट 6 की मदद से, स्टेट 6 पर हम आए थे स्टेट 3 की मदद से, स्टेट 3 पर हम आए थे स्टेट 4 की मदद से, स्टेट 4 पर हम आए थे स्टेट 0 की मदद से। तो अगर हमारा रास्ता देखे तो ये वाला रास्ता था। अगर आपसे कोई सोल्यूशन पाथ पूछे तो आप लिखोगे कि 7 पर हम आए थे 6 की मदद से, 6 पर आए थे 3 की मदद से, 3 पर आए थे 4 की मदद से, 4 पर आए थे 0 की मदद से। और फाइनली हमारा जो सोल्यूशन पाथ है वो है 0 से जाइए 4, 4 से जाइए 3, 3 से जाइए 6, 6 से जाइए 7। ऐड करके चेक भी कर लो एक बार रेफरेंस के लिए। 8 और 1 9, 10 11, 11 और 10 21। दैट्स इट। तो मुझे लगता है अब फुल क्लैरिटी आपको आ चुकी है ये अल्गो वर्क कैसे करता है। ठीक, वैसे एक नोट आपको याद रखना है, यूसीएस एल्गोरिदम इज नॉट अ डिक्स्ट्राज एल्गोरिदम। सर ये क्या बात कहती, इतना सब पढ़े और आप कह रहे हो यूसीएस अल्गो इज नॉट डिक्स्ट्राज अल्गो। देखो, यूसीएस अल्गो में हमारा गोल है कि शॉर्टेस्ट पाथ टू गोल हमें जाना है, इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट जाना है और फिर रुक जाना है, और फिर कोई कारनामे नहीं करना है, बस रुक जाना है। बट डिक्स्ट्राज अल्गो में हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं टू एवरी नोड, स्टार्ट नोड से जितने भी नोड है वहां तक के सारे शॉर्टेस्ट पाथ निकाल करके दे देता है। जैसे अगर 0 से आपको अगर 1 पर जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ 4 है, 4 पर जाना है तो 8 डिस्टेंस वाला है, ठीक है, 2 पर जाना है तो 12 है, 8 है तो 14 है, 3 है तो 9 है, 6 है तो 11 है, 5 स्टेट पर है 19। तो सब नोड का उसने निकाल करके दे दिया शॉर्टेस्ट। तो जो डिक्स्ट्राज है वो एक्स्ट्रा काम करता है, यूसीएस में इतना एक्स्ट्रा काम नहीं। एक बार गोल स्टेट मिल गया ना, जैसे आपको ये गोल स्टेट यहाँ पर ऐसे मिल गया ना, वो रुक जाता है यूसीएस वाला अल्गो, वो और मगजमारी नहीं लेता है। डिक्स्ट्राज को मज़ा आता है, करते रहो भाई करते रहो। तो ये बुनियादी फ़र्क है दोनों में, बाकी सब कुछ सेम है। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि मिनिमम कॉस्ट पाथ, वो तो ये भी निकालेगा ये भी निकालेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये भी निकालेगा ये भी निकालेगा। इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम कॉस्ट पाथ चाहिए, वो दोनों निकाल करके देगा। बट अल्गो दोनों का अलग है। आउटपुट में जब आप ये अल्गो कंप्लीट कर लेते हो तो यूसीएस बस आपको इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट का शॉर्टेस्ट पाथ देता है, डिक्स्ट्राज आपको इनिशियल स्टेट से एवरी नोड का आपको शॉर्टेस्ट पाथ देगा। इसलिए जब इंटरव्यू में फंसाया जाएगा तो ऐसे फंसाया जाएगा, या एमसीक्यू में भी फंसाया जा सकता है। बाकी अगर इसकी बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जो हमारे कंप्लीटनेस और ऑप्टिमलिटी है, ऑब्वियसली सोल्यूशन है तो निकाल करके देगा और ऑप्टिमल सोल्यूशन ही देगा। हाँ, यहाँ पर नोट ये करना है, एज कॉस्ट जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव हो गया तो फंस जाएगा। वैसे रियल लाइफ में एज कॉस्ट पॉजिटिव या ज़ीरो ही होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। बट अगर हाइपोथेटिकल अगर नेगेटिव एज कॉस्ट हो गया तो ये फेल हो जाएगा, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब मुझे मालूम है आपके मन में सवाल होगा, सर और क्या क्या मालूम होना चाहिए यूसीएस के बारे में। देखो, यूसीएस क्यों पिक्चर में आया था, क्योंकि बीएफएस से कुछ बातें बन नहीं रही थी, उसको सॉल्व करने के लिए यूसीएस आया था। कौन सी बातें नहीं बन रही थी कि जब एज कॉस्ट हो जाए वेरिंग तो बीएफएस हो जाता था फेल, यूसीएस हो जाता है पास। सो बीएफएस वर्क करता है ओनली व्हेन एज कॉस्ट इज इक्वल, यूसीएस हैंडल कर लेता है बड़े आराम से वेरिंग कॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि यूसीएस नहीं चलेगा जब एज कॉस्ट सेम है। अरे अगर एज कॉस्ट सेम भी है ना तब भी वो ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा, ठीक है। सो एज कॉस्ट सेम हो ना हो, यूसीएस दोनों में चलेगा। बीएफएस सिर्फ और सिर्फ एज कॉस्ट सेम होंगे तब ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा। तो इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं, इफ एज कॉस्ट इज सेम देन बीएफएस बिकम्स यूसीएस, ओके। अगर बुनियादी तौर पर डेटा स्ट्रक्चर में इसके फासले देखें तो बीएफएस में हम फीफो क्यू यूज़ करते थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे बैंक्स में होता है। बट यूसीएस में हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ करते हैं, जो हॉस्पिटल में यूज़ होता है। प्रायोरिटी जिसकी पहली, एग्जीक्यूट फर्स्ट। एक्सपांशन रूल में ये आपका हॉरिजॉन्टल चेकिंग करता है और जो शैलोएस्ट गोल डेप्थ है वहाँ पर आपका सोल्यूशन मिल जाता है। इसमें जो है वो लो कॉस्ट वाले पाथ पर ट्रैवल करता है, ठीक है। इसके अलावा तो अगर मैं कहूँ, वैसे लोएस्ट डेप्थ
जो है उसी पर ये ट्रैवल करेगा। हाईएस्ट डेप्थ वाला तो इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं क्योंकि ये DFS वाला है नहीं। ठीक, तो इतनी सी बातें हैं। और जो इम्पॉर्टेंट बात इसके अलावा है वो एफिशिएंसी में और 2 बातें थी ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ B का पावर D और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है बिग O ऑफ B का पावर D, क्योंकि वो BFS का बड़ा भाई है ना ये UCS। तो BFS में भी यही था, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो UCS में भी वैसा ही दिखता है B का पावर D और दोनों में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। बट यहाँ पर जो D है वो डिफरेंट है, D का जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है। D का कैलकुलेशन है ये फॉर्मूला, आपको भले ही ऐसे सेम दिखाई दे रहा होगा बिग O ऑफ B का पावर D, बट जो D यहाँ पर है वो है 1 प्लस ये क्या बनाया है, ये है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पास 6.66 ऐसा है तो वो कहेगा जो फ्लोर है, जो आपका लीस्ट इंटीजर है 6, उसको लिखो। इसमें आप देख सकते हो ना 6 जो आपका इंटीजर है, बेसिकली जो इंटीजर है वो लिखो, आप बड़ा करके मत लिखो। जो भी आपका इंटीजर है वही कॉपी पेस्ट होगा। इतना फ्लोर फंक्शन का इतना ही मतलब है, आपको अप्रॉक्स करके बढ़ा करके आपको नहीं देना है कि अरे सर 6.5 मतलब तो 7 होता है ना 6.6 मतलब तो 7 होता है ना, बढ़ाना नहीं है। जो इंटीजर दिख रहा है वही कॉपी करना है। इसी को फ्लोर फंक्शन कहते हैं। जो फ्लोर पर आपका इंटीजर है वही बाहर निकाल करके फेंको। ठीक, चलिए, तो अगर ये बात क्लियर है तो अब हम कहेंगे कि जो D इज इक्वल टू 1 प्लस फ्लोर फंक्शन ऑफ C स्टार बाय एप्साइलन है, उसमें C स्टार है ऑप्टिमल सोल्यूशन कॉस्ट। ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन कॉस्ट यानी यही जो आपने मिनिमम कॉस्ट निकाला है ना वो वैल्यू होती है, इसी को हम कहते हैं ऑप्टिमल कॉस्ट। ठीक है, सो ऑप्टिमल सोल्यूशन कॉस्ट वो है, C स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एप्साइलन जो है वो है मिनिमम एज कॉस्ट वैल्यू इन दी ग्राफ। जैसे कि अगर आपका कोई ये ग्राफ है तो इसमें मिनिमम एज कॉस्ट क्या दिखाई दे रही थी आपको, 2 ही दिखाई दे रही थी, नहीं ये 1 भी है, तो वो आपका एप्साइलन होगा, दैट इज़ योर मिनिमम एज कॉस्ट। ठीक है, तो उस तरीके से हम ये D को निकालते हैं। D इज़ 1 प्लस फ्लोर फंक्शन C स्टार बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपके मन में सवाल होगा सर ये ऐसा क्यों आया, थोड़ा सा मैं आपको फीलिंग दे देता हूँ। अब यहाँ पर आप Q के UCS में लोएस्ट कॉस्ट में ट्रैवल करते हो, तो मान लो कि हर बार जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो लोएस्ट कॉस्ट मान लो एप्सिलॉन है, क्योंकि वही हमारा है ना मिनिमम एज कॉस्ट वैल्यू इन दी ग्राफ। मान लो कि एप्सिलॉन ही चल रही है सभी में, okay? आपका मिनिमम कॉस्ट एप्सिलॉन, फिर वहाँ से भी मिनिमम कॉस्ट एप्सिलॉन, वहाँ से भी मिनिमम कॉस्ट एप्सिलॉन, ऐसा कर करके आप गोल स्टेट लेवल जो है आपका शैलोएस्ट गोल डेप्थ D तक आप जा रहे हो। इस तरीके से ये डायग्राम क्लियर है। तो इनिशियली आप कहाँ पर हो, इनिशियली यहाँ पर हो, और आप जो पाथ को ट्रैवल कर रहे हो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कैसा है आपका लीस्ट कॉस्ट, क्योंकि आप एप्सिलॉन को देखिए, एप्सिलॉन का मतलब ही है मिनिमम एज कॉस्ट वैल्यू इन दी ग्राफ, यानी लीस्ट कॉस्ट पाथ ही है वो। तो आप UCS का लॉजिक ही यूज़ कर रहे हो। अब मेरे को बताओ स्टार्ट से एंड जाने के लिए मैंने कितने सारे यहाँ पर कॉस्टिंग बेयर किया। तो सर आप पहले एप्सिलॉन दिए, फिर एप्सिलॉन दिए, फिर एप्सिलॉन दिए, ऐसे एप्सिलॉन देते रहोगे अप टिल दी गोल डेप्थ। तो क्या मैं कह सकता हूँ एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस ये चलेगा D टाइम्स, हाँ, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा एप्सिलॉन D। हाँ, और यही मेरा सिमिलर टू क्या है, सिमिलर टू मेरा C स्टार है। C स्टार क्या है, ऑप्टिमल कॉस्ट सोल्यूशन के सस्ते से सस्ता जो जाने का रास्ता है, कम पैसों में जाने का रास्ता है, उसके बराबर हो जाएगा C स्टार। यहाँ से हम मिनिमम कॉस्ट देते हुए ही बढ़े ना, और हम अपने गोल स्टेट पर आए। तो हम कह सकते हैं सर सेम क्यों नहीं लिखा, इक्वल टू C स्टार क्यों नहीं लिखा, आता उस पर सिमिलर टू C स्टार लिखाओ, इतना क्लियर हो गया। सो अगर इसको रीअरेंज करें इस एक्सप्रेशन को कि एप्सिलॉन D इज सिमिलर टू C स्टार, सो D इज सिमिलर टू C स्टार बाय एप्सिलॉन, रीअरेंज किया। अब D इज इक्वल टू मैं कह रहा हूँ 1 प्लस C स्टार बाय एप्सिलॉन। सर ये 1 क्यों डाला, मैंने 1 इसलिए डाला क्योंकि जब आप हॉप करके जा रहे थे तो इसको कवर किया, इसको कवर किया, इसको कवर किया, इसको सब बीच में कवर किया, इसको कवर किया, पहले वाले को तो कवर ही नहीं किया। वो पहले वाले नोड को जस्टिस देना है, वो वाले डेप्थ को जस्टिस देना है, इसलिए मैंने 1 प्लस डाला। ठीक है, सो फर्स्ट नोड को कंसीडर किया है ये बताने के लिए यहाँ पर 1 प्लस डाला है। सो D इज इक्वल टू 1 प्लस C स्टार बाय एप्सिलॉन, इसलिए ये आया है।
हालांकि डेरिवेशन आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी एक बेसिक लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए कि आया कहाँ से है। ओके, चलो इसी के साथ लेक्चर होता है समाप्त। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर।